आशा, नए जज्बे, नए जुनून, नए इरादे के साथ एक बार फिर से आप ही की हम सफर खाशीबा, थोड़ी सी दीवानी सी, मस्तानी सी, जरा सी इमोशनल और म्यूजिकल, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं आप ही के चहेते फेवरेट अजीज प्रोग्राम दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। तो आज चूंकि सैटरडे है, हर सैटरडे आपको इंतजार रहता है, बड़ी बेकरारी छाती है आपके जहनो दिल पर कि आज कौन से शख्स को शीबा इस प्रोग्राम में शामिल करेंगी और जो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, हमारे अंदर हौसले उमंग को एक नई उड़ान देगी। आपको बता दूं, ये सीईओ है, न्यूयॉर्क गैंग प्रोडक्शन कंपनी के मालिक है ये। और जब जब ये यहाँ आते हैं ना इंडिया में, भारत में, तो बहुत जज्बाती फील करते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि दरअसल ये पैदा हुए हैं इंडिया में ही, ये हिंदुस्तानी है दिल से। हम आपको मिलवाते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर नन अदर देन फारूक खान से। और हाँ, अब ये एज एन एक्टर भी शुरुआत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम है दिल से में। बहुत बहुत शुक्रिया शीबा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो आप है ही, लेकिन ये बॉलीवुड में एज एन एक्टर डेब्यू करना क्यों सोचा आपने? आपको लगता है एज एन एक्टर जब आप सामने आएंगे गैंग ऑफ बरेली में, मेन लीड में आप हैं, तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे? कहीं ना कहीं डर तो नहीं है? डर तो हर किसी को होता है, बट एक कहते हैं कि जैसे पत्ते होते हैं, उनको इजाज़त अल्लाह खुदा की, उनकी मर्ज़ी के बिना हिलता नहीं पत्ता। सो ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ भी, कि अगर किसी के पास मैसेज किसी को भिजाना है तो वो कायनात पूरी जुड़ जाती है उस चीज़ के लिए। शाहरुख खान का बड़ा शाहरुख खान का डायलॉग का। तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ। मेरे कबीर लाल हैं जो बहुत ही बड़े डीओपी हैं बॉलीवुड के, तो उन्होंने मुझे काफ़ी बार ये कहा कि फारूक व्हाई डोंट यू कम ऑन द स्क्रीन। तो एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता गया। तो फिर मैं सोचा यार गैंग ऑफ बरेली एक उसमें सूट हो रहा है वो रोल, सो व्हाई नॉट मी। सो काफ़ी लोग ने मुझे उसमें कॉन्फिडेंस दिलाया कि फारूक यू शुड डू इट, सो आई वाज लाइक लेट मी टेक अ स्टेप। फारूक खान जो इतना अच्छा काम करते हैं, लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं, अगर भारत से उनका ताल्लुक था जी, तो कितने कम उम्र में वो न्यूयॉर्क फिर चले गए थे और यहाँ क्या करते थे फारूक खान? वहाँ जाने का मकसद क्या था? मकसद उस वक्त हालात हमारे बहुत ख़राब थे हमारे घर के। मेरे फादर जो थे वो पोर्टर थे, सो इंडियन पोर्टर्स में वो अनलोड करते थे सब, और बहुत ही गरीबी थी हमारे घर के अंदर। सो इट वाज वेरी टफ। तो आप मुंबई में ही पले हैं? जी हाँ, बॉम्बे में ही पले हैं। सो कितने साल की उम्र में आप चले गए थे? आई थिंक 18-19 के दरमियान में फिर आई ट्रैवल्ड। वहाँ भी बहुत स्ट्रगल किया, सपोर्ट की फैमिली को मैंने। मेरा हमेशा ड्रीम था कि फिल्म मेकर बनूं, बचपन से ही। हाँ, आपने बचपन में बहुत गरीबी देखी जी। मुंबई के स्लम्स में आप रहे हैं? हाँ, स्लम्स में रहे हैं, और मुझे आज तक वो दिन याद है। आई थिंक आई वाज 7 or 8 years old। उसमें मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद था, अभी भी है, तो वो मैं गार्बेज से उठा के खाता था। सो फिर एक दरगाह है वहाँ पर, आई थिंक मझगांव के आसपास ही अभी भी हो, वहाँ पे मैं आई वाज सेलिंग कोम्स, 4 आने 8 आने की 3 चिल्ला के आई वाज फीडिंग माय फैमिली एंड स्टफ लाइक दैट। सो वो सब सारे दिन याद हैं, सो लेकिन अपनी ड्रीम्स, अपना जज्बा, एक वो था हौसला कि नहीं, आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। फिल्में देखा करते थे? हाँ। और किन की फिल्में आपको ज़्यादा पसंद आती थी बचपन में? माय गॉड, मुझे शहंशाह याद है। अमिताभ बच्चन साहब जी हाँ, फेवरेट थे आपके? आई थिंक शहंशाह मुझे याद है, लेकिन मुझे राइटिंग का भी बड़ा शौक था। अच्छा, राइटर बनना था आपको? राइटिंग का बहुत शौक था मुझे। सो वो दिल में था, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं आ पा रही थी बिकॉज हमारे हालात ऐसे नहीं थे। आप जाते कहाँ ज्वाइन करते, फिल्म मेकिंग कोर्स कहाँ से करते? कोई सपोर्ट नहीं था? कोई नहीं। आप कभी शूटिंग्स के दौरान गए हैं किसी बचपन में एक्टर से मिलने के लिए, उनसे कहा कि ऑटोग्राफ दे दो या मुझे भी? आप है ना शिवाजी, मेरी सारी पुरानी मेमोरीज को टच कर रहे हैं। वही तो करना है। हाँ, बताएं। हाँ, आई थिंक आमिर खान की फिल्म, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा फिल्म का, उस टाइम पे मैं पूरे आई थिंक 16-17 आवर्स बाहर खड़ा था सिर्फ उनको देखने के लिए। आई थिंक इट वाज मोर देन 16-17 आवर्स। और जब मैं पहुंचा तो इतनी भीड़ जम गई थी वहाँ पर कि ना यार, और मुझे एक्स्ट्रा का काम मिला था वहाँ पर, एक पार्क में बैठने का 3 दोस्तों के साथ। अच्छा, लेकिन काम मिला था? ओके। बट लेकिन यही था कि आमिर खान जी वहाँ पर थे, तो मुझे लगा कि यार एक बार उनको देखना है।
सो यही था उस फिल्म में, लगा यार ये क्या है, पूरी इंडस्ट्री, आई वाज लाइक मोर कॉन्फिडेंट मिलता गया मुझे उसके बाद में। लेकिन फिर भी फैमिली की वजह से आई वाज लाइक बैकिंग अप कि नहीं यार, नहीं कर पाएंगे हम लोग, घर के हालात ऐसे हैं, कहाँ एक्टिंग और कहाँ डायरेक्शंस। तो मैंने स्टेप पीछे लिया। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हुई उस वक्त में, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सो फिर इसी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा कंट्री। कि आपके पास कोई साधन नहीं था, आप कैसे फिर न्यूयॉर्क पहुंचे? मेरे डैडी के दोस्त थे और फिर हम लोग हांगकांग गए। फिर मैं हांगकांग में काफ़ी, आई थिंक 1 साल वहाँ पर मैंने बहुत मेहनत की। फिर उन्होंने मैं आगे पढ़ाने के लिए कहा कि नहीं आप पढ़ो आगे। फिर उन्होंने मेरा सारा पढ़ाई का वहाँ करा के दिया न्यूयॉर्क में। फिर वहाँ से मैं वहाँ पर गया, फिर काफ़ी वर्क करना पड़ा मुझे टू सपोर्ट फैमिली के हिसाब से जी। सो क्रिसमस का टाइम था उस टाइम पे और कंप्यूटर पे मैं बैठा हुआ था, आई थिंक कुछ ईमेल्स वगैरह चेक करे, तभी ये एक पॉप आ गया कि न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी का लाइक 75% डिस्काउंट होता है। तो बोला यार ये क्या, ये तो जैकपॉट हो गया मेरे लिए। तो बोला यार तो मैं गया वहाँ पर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में। तब फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई मेरी फिर फिल्म्स की। फिर तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद पहला जो आपका वेंचर था वो क्या था, वो क्या किया आपने? नहीं, उसके बाद तो फिर कॉर्पोरेट्स काफ़ी कमर्शियल्स किए हम लोगों ने, म्यूज़िक वीडियोस काफ़ी किए। तो धीरे धीरे स्टेप करते करते काफ़ी आगे बढ़े हम लोग, काफ़ी आगे बढ़े। हाँ, उसके बाद में BET के लिए काफ़ी काम किए हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने। चलिए अब हम म्यूजिक वीडियो पे आते हैं। ये म्यूजिक वीडियो करने से पहले देखिए कोविड शुरू हुआ और कोविड में अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर है, तो उन्होंने आपके नाम पर फारूक डे की घोषणा की जी। कितने लोगों के लिए क्या किया आपने कोविड में, क्या हाल था वहाँ का और किस सोच ने आपको मजबूर किया कि आपको इस तरह का वीडियो सामने लाना चाहिए? आई थिंक पूरी दुनिया का हाल बहुत बेकार था और US के अंदर जब आया है तो ये पैनिक जोन आ गया था पूरा। सो 2019 में जब इसका अटैक आया, पूरा इसका जो वायरस फैला, फिर मार्च के अंदर इट वाज सोल्ड आउट, सारा खाना सब ख़त्म हो गया था पूरे स्टोर्स के अंदर और सब इतना डर गए थे कि कोई स्ट्रीट्स पे नहीं आ रहा था। सो मैं घर में था तो मैं सोचा यार हम लोग तो हट्टे कट्टे हैं और हम तो खाना खा पा रहे हैं, ला पा रहे हैं कहीं ना कहीं से, जो व्हील चेयर पे होंगे, जो बुजुर्ग होंगे वो कैसे निकलें? कर्फ्यू लग गया था सब जगह बहुत ही। तब मैंने सोचा नहीं यार, मैं इन लोगों को, मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया और फेसबुक पे ग्रुप बनाया, मेरा नंबर डाला वहाँ पे कि किसी को भी खाने की ज़रूरत है, जो प्रेग्नेंट औरत थी, जो घर से नहीं निकल सकती, जिनको दूध की ज़रूरत है या ये सब चीज़ें की ज़रूरत है। तो सारे शेल्फ्स ख़त्म हो गए थे वॉलमार्ट्स के, HEB के जो वहाँ पे स्टोर्स हैं। तो मैं जाकर फिर स्पेशल कार्ड बनता था कि आप ये अगर कोई NGO खोलते हो तो यू हैव एक्सेस टू गो गेट सम फूड। तो मैंने फिर अपनी केयर फाउंडेशन ग्रुप NGO खोली। ओके, तो ये कोविड के दौरान ही आपने खोली? ओके। क्यों वहाँ आप ऐसे किसी को भी खाना नहीं दे सकते हो, तो आपकी कोई रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि हाँ कहाँ से खाना आ रहा है, ये सब बड़ा क्वालिटी चेक जी हाँ, क्वालिटी चेक होती है। तो मैं अपने घर में फिर गराज में खाना लाकर बैग में पैक करके और सबके घरों में जाके जिसका भी मैसेज आता था मैं उनके घर पे जाके खाना देता था पूरा थ्रू आउट द ईयर, अकेले। अकेले हाँ किसी, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि किसी का भी हाथ लग जाएगा तो आपको वो यू कैन डाई। तो टीम कैसे फिर आपके साथ? कोई टीम नहीं थी उस वक्त मेरे पास, सिर्फ मैं अकेला था और अकेले ही बॉक्स को पैक करके और उसको, टफ रहा होगा? बहुत टफ। तब मैं हर दिन 5 डब्बे 3 डब्बे, कोई औरत मुझे दूध के डब्बे मंगा रही है, कोई अंडे मंगा रही है, प्रेग्नेंट औरत में। आई मीन उनकी हालातें देखकर ऐसा लग रहा था कि यार मेरे 25-30 फारूक खान कैसे नहीं बना लूँ कि हर जगह जाके दे दें हम लोग। सो दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग मोमेंट्स फॉर माई लाइफ। तो जब क्रिसमस आया उस वक्त दिसंबर 20 में, पहला क्रिसमस ऐसा होगा अमेरिका में कि जिसके घर पे खाना नहीं था। तो हमारे इंडिया में जैसे दिवाली बनती है, ईद बनती है, तो सारे बच्चे कैसे वेट करते हैं कि यार चॉकलेट्स आएगी, गिफ्ट्स आएंगे। तो मैंने कहा यार एज एन इंडियन कि पहली बार ऐसा हुआ है उसके अपने अमेरिका में, और इस कंट्री ने हमें इतना कुछ दिया कि जिसे हमने कमाया। बहुत मेरे से काफ़ी फॉरेनर्स हैं वहाँ पर जिन्होंने वहाँ कमाया, एजुकेशन ली, अपने घरों को चलाया है दूसरी कंट्रीज़ में। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस बार इस कंट्री को कुछ दें। वाह वाह वाह, कितना अच्छा थॉट। जी हाँ, तो मैंने सोचा यार मैं 500 फैमिलीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़ किया मैंने एक इवेंट, और सिर्फ ही मैंने मेयर सिल्वेस्टर टर्नर को मैं वहाँ तक पहुँचा कि सर आई वांट टू डू दिस एंड आई वांट यू टू कम एंड हैंड आउट दी गिफ्ट बॉक्सेस। तो उस गिफ्ट बॉक्स पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं क्या लिखूं,
कि शर्मिंदा होते हैं लोग कि यार खाना लेने के लिए लाइन लग रही है, यू नो, तो बोला नहीं यार क्रिसमस गिफ्ट वॉक कर देते हैं लेकिन उसमें खाना भर दो। ओह 1 महीने का राशन, यू नो, उसमें काफ़ी चीज़ें, चॉकलेट्स, ये वो बच्चों के लिए, और ड्राइव थ्रू इवेंट किया था मैंने वहाँ पर। लेकिन उस टाइम भी मुझे बहुत हार्ड, जो हमारे देश के लिए एक यू नो, आई वांट टू टेल देम ओपनली कि जब मैं गया वहाँ पर मुस्लिम लोगों के पास गया तो उन्होंने कहा इसको मस्जिद में करो। और मेरे दोस्त लोग हैं जो उसमें थे तो उन्होंने बोला नहीं इनको टेंपल में लेकर आओ। कुछ ने बोला नहीं उसको यहाँ ले, मिला नहीं यार आप लोग सब जुड़ो। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने यार ये क्रिसमस के लिए कर रहे हैं हम लोग, ये हम जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं और हमको हमारे देश को प्राउड फील कराना है कि ये इंडियंस देखो आज अमेरिकन्स की हेल्प कर रहे हैं। हाँ, और ये इंडियंस की हेल्प कर रहे हैं, एक संदेश है, बहुत बड़ा संदेश था ये। हम जिस देश में रहते हैं हम वहाँ के लोगों के लिए अगर कुछ करें तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर और तो मैंने कहा इसमें वहाँ हम क्यों देखें कि टेंपल में करें या मस्जिद में करें या यहाँ करें, तो बोला ये हम सबको मिलना चाहिए और हम हमारे कंट्री को भाईचारा और हमारे कंट्री को प्राउड फील कराना है कि यार देखो ये इंडियंस हैं जिन्होंने क्रिसमस इवेंट में सबको खाना बांटा है। सो मैंने सबको मना किया, मतलब नहीं यार विल जस्ट एक पार्किंग लॉट में करेंगे हम इसको इवेंट को। और इट वॉज वेरी ह्यूज सक्सेस, ही वॉज ह्यूज सक्सेस और काफ़ी यू नो मेयर खुश हुए उस दिन। और उन्होंने उनकी टीम ने पूरी फॉलोअप की मुझे देख के कि ये लड़का क्या कर रहा था इतने टाइम से। तो उन्होंने उस दिन फिर मेरे लिए प्रोक्लेमेशन दिया 22 दिसंबर फारूक खान डे। फारूक खान डे मना। अब देखिए ना कितनी बड़ी बात है जी, बहुत। अगर आप बिना जात पात के, बिना रिलीजन के, ये उस रिलीजन का है ये इस रिलीजन का है, सिर्फ ह्यूमैनिटी को नजर में रखेंगे, इंसानियत को नजर में रखेंगे, तो आप बताइए आप पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। फारूक जी, अपनी इस कन्वर्सेशन को, गुफ्तगू को हम थोड़ा सा रोक देते हैं, हम लेते हैं एक मुस्कुराता हुआ ब्रेक। हम आपसे मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। अंतराल के बाद आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है दिल से लाइव सैटरडे स्पेशल में। और आज के हमारे मेहमान वो हैं जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन तो है ही है, साथ ही वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अब एक्टर भी बन गए हैं, नाना ददन फारूक खान। चलिए कुछ और बातें इनसे करते हैं। फारूक जी, आपने यूनिटी का, इत्तेफाक का सबूत पेश किया है। अब इस वीडियो को करने की क्यों आपने फिर सोची कि, और इस वीडियो को आपने अलग अलग भाषाओं में भी रिलीज किया है, किन किन भाषाओं में आपने इसे रिलीज अभी किया? बंगाली हुआ है इसका। वाह। जी बंगाली वर्जन हुआ है। इसके पीछे भी एक दास्तां है। हाँ, किससे बताइए। और इसमें किन्हीं बड़े एक्टर्स को भी आप ले सकते थे, आपने क्यों जाहिर किया स्पेशली एबल्ड एक्टर्स को लेना है? और वो भी ये वीडियो का मकसद यही था कि अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उनको छोड़ो मत अकेले, आप उनको मॉरल सपोर्ट दीजिए, यू नो, उनको खाना दीजिए और वो बच सकते थे। तो ये मैसेज के लिए मैंने बताया, ये वीडियो बनाया। और जब ये जोशुआ आए मेरे पास में तो थोड़ा लिम कर रहे थे, तो मैंने क्या आपके पैर को, तो उन्होंने कहा यार मेरे पास पैर नहीं है। मैं अरे यार बैठो। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इनके ऊपर डिज़ाइन किया कि हमको ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सब हैंडसम लड़के होते हैं और यू नो खूबसूरत लोगों को लेते हैं। तो मैं नहीं यार, ऐसे लोगों को भी हमको बहुत ज़रूरी है कि मौका दें और ये इंस्पायर करे दुनिया के अंदर। और इनका भी हक बनता है कि ये बड़े स्क्रीन पर आएँ और यू नो ये भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। सो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया ताकि ये मोटिवेशन करें दूसरों को जो हैंडीकैप है, हिम्मत हार चुके हैं, और लोग दूसरे नजरिए से उनको देखते हैं। प्रोडक्शन हाउस आपका जो है, जो आपकी कंपनी है न्यूयॉर्क गैंग प्रोडक्शन हाउस, आपका बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको फोकस पहले क्या रहता है? फोकस लाइफ चेंज मेरा बहुत होता है पहले, कि अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जैसे गैंग ऑफ बरेली का भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो मैं सोचता हूँ कि हम फिल्म के ज़रिए से काफ़ी लोगों के माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। और ये मिलियंस में, जैसे हिंदुस्तान की फिल्म्स हैं पूरे दुनिया के अंदर देखी जाती है और कितने लोग चेंज हो जाते हैं उसको देखकर। रशिया के अंदर देख लीजिए, वो रोते हैं जब हमारी फिल्म का कोई इमोशन सीन आता है। सो लिरिक्स, डायलॉग्स, स्क्रीन प्लेस, ये बहुत अहम है किसी की भी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए। सो हम फिल्मों से इतने जुड़े हुए हैं और बचपन से देखते आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा टूल है कि हम इससे दुनिया का जो नज़रिया है चेंज कर सकते हैं। तो मेरा तो मोटिव यही है कि अगर मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो किस तरह के हम लोगों को उत्साह करें, उनका माइंडसेट चेंज करें जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं।
सो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। तो गैंग ऑफ बरेली जो है वो लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ की ही कोई स्टोरी है। किससे आइडिया लिया आपने ये गैंग ऑफ बरेली का? गैंग ऑफ बरेली का ये इट्स अ ट्रू इवेंट जो मैं स्क्रीन प्ले इसका मेरे एक दोस्त थे फ्रैंको। तो जब मैं स्कूल में था न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में, तो मैं एक दिल्ली में काम करता था, जहाँ उसको दिल्ली मतलब वहाँ एक फूड जॉइंट है, फूड जॉइंट है हाँ। तो वो बस ड्राइवर थे, तो वो आते थे हमेशा, अपनी एक टाइमिंग था उनका सेट 12:30 पे लंच, उनका एक पर्टिकुलर सैंडविच होता था। मैं तो अपने बेटे के साथ आते थे, ही वाज 13 या 14 ईयर्स ओल्ड। तो अचानक वो आना बंद कर दिए। तो उनकी सिस्टर आई, तो मैंने कहा कि आप क्या है, फ्रैंक को नज़र नहीं आ रहा है? तो बोले उसके बेटे को गोली मार दी। तो मैं एकदम शॉक हो गया। मैं यार ये कैसे? तो बोले मैं प्लीज़ सेंड हिम। वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो वो आए 2-3 दिन के बाद, तो मैं उनको लेकर गया पार्क में और उनके साथ बैठा, उनको थोड़ा कंडोलेंस दिया। तो मैंने क्या हो गया तुम्हारे बेटे को? बोले यार वहाँ पे ब्रॉन्क्स और ये बोरोस है, 5 बोरोस है न्यूयॉर्क के, ब्रुकलिन और ब्रॉन्क्स। तो ये 2 गैंग होती है, एक अफ्रो अमेरिकन्स की और हिस्पैनिक्स लोगों की। तो उन दोनों गैंग में हमेशा वॉर होता है। तो बोले यार वो मेरा बेटा स्कूल से निकला और ये कोई गैंग आई वहाँ पर और किसी ने सीधा उसके सर पे गोली मार दी पीछे से। तो मैं एकदम हैरान हो गया सुनकर। मैं यार ये कैसे अचानक? तुम्हारे बेटे की तो किसी से दुश्मनी नहीं होगी, बहुत छोटा था वो। बोलता है किंग उसको इनिशिएशन के लिए मारा गया। तो मुझे ये एग्जैक्ट वर्ड के मायने नहीं पता थे कि इनिशिएशन क्या है। इनिशिएशन है कि अगर आपको गैंग में जॉइंट होना है तो आपको किसी को मारना पड़ेगा। तो अगर कोई नया लड़का है, उसको अगर किसी ने उस टाइम पे, तो उसने समझाया मुझे सारी बात कि वो उस वक्त किसी ने कोई ना कोई नया बंदा गैंग में आ रहा होगा और उसको उन्होंने गन दी होगी कि अब जो भी लड़का दिखेगा उसको तुम मारो। अगर उसको मारोगे तब आपको जगह मिल जाएगी। हाँ। तो किसी को मार कर आपको गैंग में जगह पानी है। जी हाँ। तो उससे क्या मिलता है? वो गैंग में जब शामिल होते हो तो मतलब क्या मिलता है? पैसा, सब कुछ? एक ट्रस्ट जीत लेते हैं कि अब इसके ऊपर भी एक क्रिमिनल वो हो गया, अब ये हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब इस तरह के हाँ क्रिमिनल गैंग्स है वहाँ पर है। तो कुछ भी ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू किल समबडी। तो इसीलिए ये मुझे बहुत मैं सोचा यार ऐसे तो कितने बच्चे पूरी दुनिया में जो मासूम होंगे, उनके हाथ में गन आ जाती होगी। मतलब वो आपके जहन में था, उसको आपने यहाँ का रंग रूप दे दिया। यहाँ का, क्योंकि गैंग हर जगह सेम है। क्राइम हर जगह सेम है। तो यहाँ क्या टच देना आप चाहते हो कि बरेली इट्स अ लव स्टोरी है, उसके अंदर ऐसा लव स्टोरी है, लेकिन ज़्यादातर मैंने इम्पोज उस पर किया कि इससे लोगों की ज़िंदगी चेंज हो, कि हर क्रिमिनल के भी सीने में दिल है और वो क्यों बनता है, किस लिए बनता है, वो चेंज हो सकता है। तो ये फिल्म देख के भी वो चेंज हो सकता है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है हर इंसान बजाते खुद जो है वो पैदा बुरा नहीं होता है, उसे हालात बुरा बना देते हैं। जी। ये जो 7 वीडियो है जी, इसे कहाँ आपने शूट किया है? ये पूरा न्यूयॉर्क में शूट हुआ है। न्यूयॉर्क में कौन सी जगह पे है? ये टाइम्स स्क्वायर में हुआ है, ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स, काफ़ी जगह पे। इसको करने के क्या चैलेंजेस आए आपके सामने? सबसे ज़्यादा मुझे टफ जोशुआ को शूट करने में लगा। देख सकते हैं उसका पैर, तो स्टील रॉड है वो पूरा, वो उसके तो चलने में इसको काफ़ी तकलीफ हुई और शॉट्स लेने में मुझे काफ़ी तकलीफ हुई। इस वॉज बहुत चैलेंजेस हुए। पूरा दिन इसका हाथ पकड़ के मुझे लेके जाना पड़ता था बिकॉज ऑफ आईसी। वहाँ न्यूयॉर्क में पार्किंग नहीं मिलती है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे को इसको शूट करना था। तो अभिषेक सर ने भी उसमें जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें बताया कि म्यूज़िक वीडियो बनाना वो है कि इनको लेकर बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे मैंने कहा ना, बड़े एक्टर्स को भी लेके आपने ये सोचा, जोखिम उठाया कि आपको स्पेशली एबल्ड को लेना है जिसका बिल्कुल पैर ही नहीं है, उसके साथ किस तरह से काम करोगे, कैसे करवाओगे उससे काम। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है। मतलब जिंदगी में आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। आई लव चैलेंजेस। तो हाँ, जो आपकी फिल्म आने वाली है, आई गेस कि यहाँ के डायरेक्टर्स को आप नहीं ले रहे हैं, आप हॉलीवुड के डायरेक्टर्स को ही ले रहे हैं। क्यों? वाई रीजन? मार खिलवाओगे मुझे यहाँ के डायरेक्टर लोगों से। यहाँ के डायरेक्टर्स पे भरोसा नहीं? नहीं, बहुत भरोसा है। दे आर एक्सट्रीमली गुड। बेसिकली एंथनी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और उनको काफ़ी टाइम से बॉलीवुड में काम करना
उनका एक था, अरमान था, सपना है। सो ही इज़ अ वेरी गुड VFX कंपोजर फॉर वार्नर ब्रदर्स। हाँ, सो मेरे फिल्म के अंदर थोड़ा VFX है और ज़्यादा और मैं इस फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन, ये नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन ही मैं चाह रहा था कि उसी तरह हो जो अलग लगे फिल्म कि यार ये क्या है। सो यहाँ के डायरेक्टर्स हैं अच्छे, उनका वे ऑफ स्टोरी टेलिंग अलग है जो मैं चाह रहा हूँ। तो इसीलिए और कुछ भी नहीं, तो बाकी यहाँ पे आप एक भी चूक नहीं छोड़ना चाहते कि किसी भी तरीके से ये असफल ना हो। जो आप कन्वे मैसेज करना चाहते हो है बेहतर से बेहतर डायरेक्टर्स का आपने चयन किया है, बेहतर प्रोडक्शन टीम और आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस जो इतना बेहतरीन है। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, क्या आप इसमें एज एन एक्टर आ रहे हैं, आप खुद भी डायरेक्ट कर सकते थे, क्या आपको अपने निर्देशन पर भरोसा नहीं था? है, लेकिन आई थिंक मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें काफ़ी, बिकॉज स्क्रीन प्ले मेरा है और लेकिन मैं ज़्यादा लोड नहीं चाह रहा हूँ अपने आप को। मैं सो आई जस्ट वांट टू फोकस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो इसीलिए ज़रूरी होता है कि एक कमांडर हो तो टीम को लेके चले। सो हर एक एक्सपर्ट होता है अपनी अपनी चीज़ों में, तो उसका लोड, एंड आई एम नॉट रेडी टू एक्ट एंड डायरेक्ट एट द सेम टाइम। वेरी नाइस, दैट्स वंडरफुल। ये आंसर मैं चाहती थी आपसे सुनना। एनीवेज, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी उम्मीद के साथ, नियत के साथ जब फिल्म आप बनाते हैं तो सक्सेसफुल तो साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच शो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। मैं उम्मीद करती हूँ आज का शो दिल से लाइव आपको बेहद पसंद आ गया होगा। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, नाउ अब एक्टर फारूक खान के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ज़िंदगी में अपने साहस को अपने से दूर या अलहदा ना रखेंगे और ना कभी करेंगे। इन्हीं बातों के साथ, मुस्कुराते अंदाज के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी कहूँगी मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। मिलेंगे कल नए अवतार में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, खुदा हाफिज़।